हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है एथिल एमीन बनाने की विधि। और इसका खासकर बनाने की विधि के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, आपको इतना आसानी तरीके से समझ में आएगा कि आपको इसी वीडियो में यदि आप ध्यान से देखते हैं तो याद भी हो जाएगा। रिएक्शन भी हम आपको बहुत ही इजी वे में समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो आपको पता भी होगा कि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, एथिल जो एमीन है, इसका परिभाषा नहीं पूछता है कि एथिल एमीन किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछता है। आपसे कहेगा कि एथिल एमीन बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी भौतिक व रासायनिक गुण के साथ साथ इसका उपयोग भी लिखिए। मतलब इसको क्या करता है, बड़ा करके क्वेश्चन लिखता है। ठीक है, अपने आप बुक में देखेंगे तो बहुत तरीके से घुमा घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम समझते हैं। देखिए, एथिल एमीन बनाने का जो विधि है, तो ऐसे तो विधि बहुत सारे हैं, परंतु मैं मुख्यतः 2 आपको विधि सिखाऊंगा जो आसान है, आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे और इतना आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, देखिए हमने लिखा है जब प्रोपेनामाइड को, ठीक है, जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ से आपको 2 चीजें मिल रही हैं, अभी आपको ध्यान से अभी थोड़ा समझना है। देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि एथिल एमीन प्राप्त होता है, तो हमें एथिल एमीन ही ना बनाना है, तो एथिल एमीन भी प्राप्त हो गया। और जो रिएक्शन हम बता रहे हैं ना, ये रिएक्शन को ही हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस नाम से भी रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो हम समझते हैं, तो हम लेते हैं प्रोपेनामाइड को। तो प्रोपेनामाइड का सूत्र जानते हैं आप क्या होता है। देखिए, प्रोपेनामाइड का सूत्र होता है C2H5CONH2। ये क्या है, प्रोपेनामाइड है। ये देखिए एल्केनामाइड है, तो परंतु 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। तो प्रोपेनामाइड को हम क्या करेंगे, ब्रोमाइड, ठीक है, और इसके साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। परंतु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु लेंगे, या तो हम यहाँ पे 4 इस प्रकार लिख सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम 4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक हम नीचे लिख दे रहे हैं, फिर से एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर से एक यहाँ पे। ऐसा हमने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए इजी वे में कि क्या हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन। नहीं तो हम इधर प्रोडक्ट को लिखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस प्रकार हम लिखते हैं। तो देखिए, हमने प्रोपेनामाइड को ले लिया है, ब्रोमाइड को ले लिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। और जब हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे देखेंगे तो Br2 है, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, तो ये निकलते हैं यहाँ से। ध्यान से आप समझेंगे क्या क्या निकल रहा है। देखिए, ये निकलता है, देखिए K2Br2 यहाँ पे है ना, तो ये पहले निकल जाएंगे। तो इसको मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या निकल रहा है, K2, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं KBr, आगे 2 लगा रहे हैं, मतलब 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमाइड निकल गया। ठीक है, 2 ब्रोमाइड था, 2 पोटेशियम था, तो ये 2 KBr निकल गया। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और क्या क्या निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी निकलेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो H2 और O, मतलब यहाँ से जल निकलेगा, H2O निकलेगा, और यहाँ से भी ये निकलेगा। तो देखिए H2O, तो 2 देख रहे हैं, H2O यहाँ पे भी है, H2O यहाँ पे भी है, 2 जल के अणु है तो ये भी 2 निकलेंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, H2O निकल रहा है, परंतु एक यहाँ पर एक यहाँ पे 2 निकल रहे हैं, तो 2 हम लिख देंगे। जैसे 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन थे तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गए। आप समझ रहे हैं क्या क्या निकला हुआ है। अब समझिए जो बचा हुआ है उसको हम लिखते हैं। अब समझिए क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे है क्या है, CO है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोज ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 के है, ठीक है। तो K2 हम कह सकते हैं 2 पोटेशियम है तो K2 हम कहेंगे K2C, और एक O, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले K2 है तो K2 को हमने लिख दिया, फिर से C कार्बन है तो कार्बन लिख दिया, और एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है तो O3 हमने लिख दिया। ये बात आप समझ गए। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा केवल C2H5 और NH2 बचा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं C2H5 और NH2। अब मैं आपसे कहूँ कि C2H5 NH2 ये क्या है? तो यही तो है एथिलेमीन। एथिलेमीन का ही तो सूत्र है ना, C2H5 NH2, ठीक है। तो यही तो हमें प्राप्त करना था, तो ये आपका प्राप्त हो गया। तो समझ पा रहे हैं कैसे रिएक्शन हुआ है? अब बताइए यदि मैं ऐसे लिख दिया होता 4 यहाँ पे और समझाता तो शायद आपको अच्छे से समझ में न आता। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, परंतु समझने के बाद आपको इसका नाम भी नीचे लिखना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोपेनामाइड। ये एल्केनामाइड है, परंतु 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा। और इसको एथिलेमीन लिख देना है, एथिल एमीन या एथाइलेमीन, ठीक है जी। तो ये बात आपने समझ लिया। तो ये पहले विधि था जो कि हमने ऊपर लिखा था कि जब प्रोपेनामाइड को, ठीक है, ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो एथिलेमीन प्राप्त होता है। और वही बात हमने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, कि जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में क्रिया कराया जाता है तो एथिलेमीन प्राप्त होता है। और इस क्रिया को ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो अगर सपोज डेट आपके एग्जाम में आ गया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? यही रिएक्शन को लिख देंगे। तो ये हुआ पहला विधि। दूसरा विधि भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक विधि ठीक है, एक विधि, परंतु एक एक्स्ट्रा आप लिखेंगे ना तो जो टीचर होंगे वो समझेंगे कि हाँ आपने वास्तव में एक्चुअली में आपने पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको फुल नंबर देने का चांस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दूसरा विधि। अब दूसरा विधि को मैं केवल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर इस रिएक्शन को हिंदी में फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिएक्शन को लिखें या सिंपल वे में रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम क्या लेंगे? हम मेथिल साइनाइड को ले लेते हैं, CH3CN। ये हमने ले लिया मेथिल साइनाइड। अब जब मेथिल साइनाइड को हम क्या करते हैं, हम सिंपल में कुछ नहीं, सोडियम के साथ, ठीक है, इसको मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सोडियम के साथ और एथिल एल्कोहल के साथ हम इसका क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। मतलब जो मेथिल साइनाइड को सोडियम और एथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है, हम जब क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। तो जब सोडियम और एथिल एल्कोहल आपस में क्रिया करेंगे ना तो यहाँ से 4 नवजात हाइड्रोजन हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। 4 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होंगे और ये 4 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, ये यहाँ पे जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन है तो 2 इधर जुड़ गया। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से CH3 है तो CH3 लिख दिया, C और H2 है तो H2 लिख देंगे CH2। अब फिर से यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बंध है तो एक बंध हमने दिया और NH2 हम लिख देंगे तो NH2 हमने लिख दिया। अब बताइए ये क्या है? यही तो है एथिलेमीन। अरे भैया यही तो C2H5NH2 लिखें या CH3NH2 CH3CH2NH2 लिखें, दोनों तो बात एक ही है ना। तो ये क्या है? एथिलेमीन है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये दोनों कैसे एक हो गया। अरे भैया अगर हम चाहें ना तो C2H5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C2H5
NH2 इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो समझ जाइए, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन होगा तो C2 लिख सकते हैं, तो C2 हमने लिखा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हुआ तो C2H5 लिख दिया, और NH2 है तो NH2 हमने लिख दिया। समझ पा रहे होंगे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये मेथिल साइनाइड है। नाम में अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो आप लिख लीजिएगा, मेथिल साइनाइड। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2 रिएक्शन आपको बता दिया, 2 आपको बनाने की विधि बता दिया जिससे आपको एथिल एमीन बना सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, उसके बाद रासायनिक गुण भी समझेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर रासायनिक गुण भी आप नहीं बताते हैं, बता दीजिए। तो हम आज के इस वीडियो में रासायनिक गुण भी देखेंगे, क्योंकि रासायनिक गुण भी आपका 2 पूछा गया था, तो उसको भी हम देख लेंगे। आते हैं भौतिक गुण पे। तो भौतिक गुण सिंपल सा है, आपको याद करना होगा केवल। देखिए इसमें लिखा गया है एथिल एमीन अमोनिया जैसी गंध वाली वाष्पशील द्रव और गैस होती है। मतलब सिंपल में कहा गया कि जो एथिल एमीन होता है ना, वो अमोनिया जैसी गंध देती है। ठीक है, अमोनिया जैसी गंध होती है, और वो कैसी होती है, वाष्पशील द्रव होता है, मतलब गैस के रूप में ही द्रव होता है, और गैस जैसा भी होता है, मतलब द्रव भी होता है, जैसे पानी होता है। ठीक है, उस प्रकार द्रव भी होता है और गैस रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये आपको बात बता दिया गया, पहली समझ में आ गया होगा। दूसरा ये बताया गया है यह जल में घुलनशील होते हैं। कौन? एथिल एमीन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, क्योंकि जो जल से ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए। अगला आता है तीसरा कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। मतलब एथिल एमीन है, उनका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, बेस्ड होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है कि यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। अब कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसमें यही बात बताया गया कि जो एथिल एमीन होता है वो कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ नहीं घुलेंगे भैया। कहते हैं ना कि समान, जैसे जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छे ही दोस्त होंगे, और जो बुरा होगा उसके साथ बुरा ही दोस्त होंगे ना। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुल जाता है, क्योंकि एथिल एमीन भी तो कार्बन ही है ना। इसमें भी तो देख रहे हैं कार्बन है कि नहीं, C2H5, तो C क्या है, कार्बन ही तो है। तो ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ये 4 आपको विशेषकर आपको ये जो भौतिक गुण है याद रखना है। अगला आता है उपयोग पर भी हम देख लेते हैं। उपयोग भी हमने 3 यहाँ पे लिख दिया है, मुख्यतः आपको लिख लेना है। सबसे पहला सूती कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है, दूसरा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और ये तीसरा आप कहीं भी लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, किसी में भी आप लिखेंगे ये सही हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता है गुण तो आपको 2 आता है तो आप लिख सकते हैं ना, एक तो यही हो जाएगा प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, एक आप कुछ भी याद है तो वो लिख दीजिएगा। तो अभी तक हमने आपको बता दिया एथिल एमीन बनाने की विधि। अब आता है रासायनिक गुण बताने के लिए। रासायनिक गुण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो फिजिक्स का यदि वीडियो आता है या केमिस्ट्री का वीडियो आता है, खासकर हिंदी का जो वीडियो आता है ना, अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट कि उसको हल्के में लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप हल्के में ना लें, ठीक है ना। हल्के में क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आज आप नहीं पढ़ रहे हैं उसी हिंदी वाले टॉपिक को या केमिस्ट्री वाले टॉपिक को, ठीक है, परंतु आगे जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो उसी टॉपिक को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, तो ये अच्छी बात है। अभी आपको दिया जा रहा है तो हमारे साथ चलिए, आगे बढ़िए। जिस प्रकार हम आपको लेकर चल रहे हैं, आपके लिए तो इतना मेहनत किया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए ही तो पूरा मेहनत किया जा रहा है ना। देख रहे हैं आपके लिए ही हमने इतना जल्दी आपका पूरा जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि 87% हमने फिजिक्स का जो है वो हमने कंप्लीट करा दिया है सिलेबस, जिसमें हमने केवल आपको चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने कराया हुआ है। लगभग 60 से 70-80 वीडियो आपका हो गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट 60 वीडियोस लगभग मुझे लगता है कि 60-70 होगा। तो इंपॉर्टेंट यदि आप चाहें तो 2 महीने में अगर आप चाहें एक वीडियो भी देखते हैं तो आप फिजिक्स का पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, और 10-12% बचा हुआ है वो भी हम इंपॉर्टेंट है वो करा देंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी मैं आपको बता दूं तो इसका भी 87% कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 87% क्या आपको कंप्लीट है?
ये आप अपने क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या आपको सभी सिलेबस कंप्लीट है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हैं। यदि तैयार है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि नहीं है तो मैं यही कहूँगा तैयार कीजिए। किस लिए आप वेट कर रहे हैं, तैयार कीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का भी तो हम करा ही रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर आप पढ़िएगा। थोड़ा सा अभी से सीरियस हो जाइए, 2-2 घंटा अगर सुबह शाम पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। तो अब आते हैं हम रासायनिक गुण पर। देखिए रासायनिक गुण का मतलब अभी तक हमने आपको बताया नहीं था। रासायनिक गुण का मतलब होता है, सिंपल में कहा जाए तो ये रासायनिक क्रिया ही होता है। मतलब एथिलेमीन, यदि एथिलेमीन को हम किसी से क्रिया करा देते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, वही कहा जाता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो सिंपल में रासायनिक गुण में आप 2 ये रिएक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको चाहे तो आप हिंदी में लिखकर फिर से रिएक्शन लिख सकते हैं, या डायरेक्ट रासायनिक गुण लिख के बाद रिएक्शन आप लिख दीजिएगा। देखिए इसमें ये होता है, सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल को ले लेते हैं, सॉरी एथिलेमीन को, C2H5NH2 को। ठीक है, तो एथिल एमीन को हमने लिया। अब एथिल एमीन को आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे नहीं होता है क्या होता है जब, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि एथिल एमीन को क्या अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, मतलब एथिल एमीन को अम्ल से क्रिया कराने पर ये क्वेश्चन दे देगा। तो यही रासायनिक गुण में आपका ये सभी आता है। तो देखिए जब एथिल एमीन का हम क्या कराते हैं, HCl के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो HCl क्या है, एक अम्ल है, तो एथिल एमीन के HCl से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल में C2H5 है तो हम C2H5 को लिख दिए। ठीक है, N है तो N हमने लिख दिया। ठीक है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे, तो H2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो H3 हम लिख सकते हैं, तो H3 हमने लिख दिया। और ये Cl है तो हमने Cl लिख दिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये NH प्लस और Cl माइनस हो जाता है, तो ये हमें प्राप्त हो गया C2H5NH3Cl। ठीक है, तो हम जान गए कि एथिल एमीन को जब HCl अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एथिल अमोनिया क्लोराइड मिलता है, एथिल अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो यही है एक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम क्या कह सकते हैं कि जब एथिल एमीन को हाइड्रोक्लोराइड के साथ HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यही है रासायनिक। तो आप चाहें तो ऊपर इसको लिखकर उसके बाद ये रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं हिंदी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नाम में लिख दे रहा हूँ, ये है एथिल एमीन। ठीक है ना, और इसके बाद ये HCl है। ठीक है, ये तो आपको पता है नाम, हाइड्रोक्लोराइड है। और ये क्या है, एथिल अमोनियम क्लोराइड, एथिल अमोनियम क्लोराइड है। तो ये बात आपको मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। उसको आप चाहें तो इस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे एथिल एमीन को HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और उसके बाद ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, नाम नीचे लिख दीजिएगा, हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, और हिंदी तो थोड़ा सा आप बनाकर अपने मेहनत से कर सकते हैं ना। तो ये पहला एक रासायनिक गुण हमने बता दिया। दूसरा, फिर से हम एथिल एमीन को ले लेते हैं, एक और हम देख लेते हैं। तो ये एथिल अमीन को हमने ले लिया। देखिए एथिल एमीन NH2 होता है, तो NH जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो एथिल एमीन है इसको हम क्या करते हैं, CH3COCl के साथ हम क्रिया कराते हैं। ये क्या है, इसका नाम आप याद रखेंगे, इथेनोइक क्लोराइड। ये नाम आप याद रखेंगे। ये एथिल एमीन तो ये तो आपको पता है ना, एथिल एमीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब एथिल एमीन को इथेनोइक क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, 2 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो इथेनोइक लिखें या इथेनोइक क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कुछ नहीं प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl निकलता है, तो HCl, तो HCl ये सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो सॉरी, HCl इस प्रकार, तो HCl को मैंने इस प्रकार लिख दिया, ये बाहर साइड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है,
अब समझिए क्या यहाँ पे बचा, यहाँ पे C2H5NH बचा, तो पहले इसको लिखते हैं C2H5NH, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये वाला ना बंध टूटा है, यहाँ से बंध टूटेगा तब H और ये Cl निकलेगा, तो उसके बाद CO लिखेंगे, बंध जहाँ से टूटता है वहाँ से लेते हैं तो CO लिखेंगे, फिर से CH3 है तो फिर से CH3 लिखेंगे, तो ये आपको प्राप्त होता है। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है N इथाइल एसीटामाइड, N इथाइल एसीटामाइड। तो ये आपको याद रखना है कि एथिल एमीन को जब एथेनोइक क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो N इथाइल होगा ना, एक कार्बन दो, हाँ ठीक है, N इथाइल एसीटामाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात आप नाम आप चाहे तो इतना तो आप बोल का मतलब लिख सकते हैं, उसके बाद रिएक्शन आप लिख सकते हैं। मैं सोचता हूँ ना कि बहुत से ऐसे कमज़ोर भी स्टूडेंट होंगे, मैं नहीं चाहता ना कि कोई भी ऐसा कमज़ोर स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा सा भी डाउट रहे, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप मतलब इसको पहले लिख के फिर से रिएक्शन लिखेंगे, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि कोई डाउट में ना रहे। तो इससे आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना, कि आप बार बार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट डाउट में ना रहे, अदरवाइज ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके लिए कंटेंट जो आएगा उसको प्रोवाइड होता रहेगा, तो आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो उस तरीके से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाइए वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइएगा, जहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलता रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।